हेलो बच्चों, मैं हूँ राकेश अधिकारी। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल फिजिक्स अध्ययन में। आज हम पढ़ाई करेंगे बच्चों ओम का नियम। ठीक है, ओम का नियम क्या होता है, आई बात समझ में। और उसके बाद ओमी परिपथ और अनोमी परिपथ क्या होते हैं, और आपके पास अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम का सत्यापन कैसे किया जाता है। इतनी चीजें पढ़ेंगे इस वीडियो में। हम आराम से फिजिक्स को फील करते हुए मजे से पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ओम का नियम देखिए बच्चों, 1826 ईस्वी में 1826 ईस्वी में डॉक्टर जॉर्ज साइमन ओम, जर्मनी के वैज्ञानिक के, कहां के थे, जर्मनी के वैज्ञानिक। क्या नाम था, डॉक्टर जॉर्ज साइमन ओम। डॉक्टर जॉर्ज साइमन ओम, ये जर्मनी के वैज्ञानिक थे, जर्मन वैज्ञानिक थे, यानी जर्मनी के वैज्ञानिक थे। देखिए प्यारे बच्चों, इनने किया क्या, बहुत सारे चालकों पर इनने एक प्रयोग किया। अब उन प्रयोगों के आधार पर उन चालकों के बीच, उनके सिरों पर जो उनने विभवांतर स्थापित किया तथा उसमें बहने वाली धारा, ठीक है, उनके बीच में एक संबंध स्थापित किया और एक नियम प्रस्तुत किया। उसी नियम को कह देते हैं ओम का नियम। यानी इनने क्या कहा, एक चालक लिया, देखिए चालक ये, इसमें कोई विभवांतर V लगा दिया। ठीक है, प्रयोग किया है इनने, V विभवांतर लगा दिया, माना इसमें धारा I प्रवाहित हो रही है। तो इनने ये जो चालक पे, ऐसे एक चालक पे किया, दूसरे चालक पे किया, तीसरे चालक पे किया, इनने एक प्रयोग किए हैं। इन प्रयोगों के आधार पर इनने ये देखा कि यदि किसी भी चालक की भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन न किया जाए, भौतिक अवस्था का मतलब इसकी लंबाई में कोई परिवर्तन न किया जाए, जितना लंबा तार है, इसके ताप में, यानी पहले जो इसका ताप था माना T डिग्री सेल्सियस था, तो T डिग्री सेल्सियस से रहने दिया जाए, और इसके क्षेत्रफल में, ठीक है, और इसके दाब में कोई परिवर्तन न किया जाए। तो इनने देखा कि जो विभवांतर स्थापित किया गया और जो इसमें धारा प्रवाहित हो रही है, एक दूसरे के क्या है, अनुक्रमानुपाती है। यानी V आपके पास अनुक्रमानुपाती है किसके, I। दूसरे शब्दों में कहते हैं, जो आपने विभवांतर स्थापित कर दिया और जो इसमें धारा प्रवाहित हो रही है, V अपॉन I का जो अनुपात है, V और I का अनुपात जो है, ये क्या होता है, नियतांक होता है, एक निश्चित राशि होती है, नियतांक का मतलब। ठीक है, अब देखिए इसको थोड़ा आराम से समझिएगा। मैंने क्या कहा आपसे कि इनने प्रयोगों के आधार पर एक नियम प्रस्तुत किया, इनने बहुत सारे चालकों पर प्रयोग किए। इनने प्रयोगों के आधार पर यह पाया, किसी भी चालक तार के सिरे पर जो विभवांतर स्थापित कर किया, और विभवांतर स्थापित करने के बाद जो उसमें धारा प्रवाहित हुई है, उन दोनों के बीच क्या है, संबंध स्थापित। उनने कहा क्या संबंध स्थापित होगा, उनने कहा संबंध यह स्थापित हुआ कि अगर जैसे जैसे विभव को बढ़ाते हैं, वैसे वैसे उसमें धारा क्या होती है, बढ़ती है। दूसरे शब्दों में कहें, V अपॉन I इक्वल टू नियतांक। ठीक है, चलिए इसको लिखते हैं, परिभाषा लिखते हैं इसकी। ये इसके सिरों पर V वोल्ट का विभवांतर स्थापित किया गया और इसमें धारा I प्रवाहित हो रही है। इसका जो आपके पास क्षेत्रफल है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A है, इसकी लंबाई मान के चलिए L है, और इसमें जो इसका जो टेम्परेचर है
t डिग्री सेल्सियस है। तो ये अगर फिर इसमें v की जगह हमने क्या कर v प्लस डेल्टा v धारा प्रवाहित वोल्ट लगा दिया इसके शुरू पर, और धारा प्रवाहित हुई I प्लस डेल्टा I, लेकिन इसका टेम्परेचर, लंबाई और आपके पास इसके क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है, तब वो कहता है कि v जो है अनुक्रमानुपाती होगा किसके, I के। यानी v बराबर हम कहेंगे I इंटू आर, यानी v अपॉन I बराबर R। ये जो R है इसी को ये क्या है, नियतांक, यानी इसको कहते हैं अनुक्रमानुपाती नियतांक, या चालक तार का प्रतिरोध, या चालक तार के पदार्थ का प्रतिरोध। चालक तार के पदार्थ का प्रतिरोध कहने का मतलब यह है बेटे कि अगर चालक तार चांदी का बना है तो चांदी का प्रतिरोध, अगर कॉपर का बना है तो कॉपर का प्रतिरोध, अगर एल्युमिनियम का बना है तो एल्युमिनियम का प्रतिरोध। ठीक है, तो इसी को कहते हैं प्रतिरोध, चालक का प्रतिरोध, यानी चालक के पदार्थ का प्रतिरोध, चालक ये प्रतिरोध, चालक के पदार्थ का प्रतिरोध या चालक का प्रतिरोध। अब देखिए इसका नियतांक कहने का मतलब है कि पहले हम मान के चलिए, हमने पहले क्या किया, 1 वोल्ट विभवांतर दिया। ठीक है, देखिए पहले हमने 1 वोल्ट विभवांतर दिया, माना धारा प्रवाहित हुई हमारे पास 0.5 एम्पियर। 2 वोल्ट का विभवांतर देने पर देखिए दूसरे में हमने क्या कर दिया, 2 वोल्ट का विभवांतर दिया। 2 वोल्ट का विभवांतर देने पर धारा प्रवाहित हुई 1 एम्पियर। फिर देखिए तीसरे में हमने क्या, फिर क्या किया, 3 वोल्ट का विभवांतर दिया, धारा प्रवाहित हुई 1.5 एम्पियर। ठीक है, अब देखिए यानी पहले 1 वोल्ट का विभवांतर दिया, धारा 0.5 एम्पियर। इसका कहने का मतलब है कि इसकी ना लंबाई में परिवर्तन किया हमने, लंबाई L ही है, इसका जो आपके पास अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है A है, और जो इस पे टेम्परेचर है वो T डिग्री सेल्सियस है, तभी किया। 2 वोल्ट देने पर भी ना इसका टेम्परेचर बढ़ा है, न इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बड़ा घटा है, और ना आपके इसकी लंबाई में कोई परिवर्तन हुआ तब। तो यहां देखिए अगर यहां R1 यानी अब ये कितना हो जाएगा, देखिए V अपॉन R1 का मतलब पहले वाले में V अपॉन I, V कितना है 1, I कितना है 0.5, चलिए भाग देंगे 10 बट्टा कितना 5, यानी कितना 2 ओम। ठीक है, प्रतिरोध का आपके पास मात्रक होता ओम। अब देखिए यहां देखिए R2 कितना है, देखिए 1/2 वोल्ट, यानी आपके पास इसको हम कह सकते हैं 0.5, चलिए उल्टा कर दिया ये। ठीक है, यहां देखेंगे V अपॉन I ना, V 2/1। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 ओम बच्चों। अब यहां देखिए R3 कितना हो जाएगा हमारे पास, देखिए 3/1.5, देखिए यहां से, तो आपके पास कितना 2 ओम। देखिए अगर इसके भौतिक अवस्था में, चालक की भौतिक अवस्था में परिवर्तन नहीं किया, ये भी 2 ओम आया, ये भी 2 ओम आया, ये भी 2 ओम आया, 2 ओम 2 ओम 2 ओम। इसका मतलब V अपॉन I आपके पास क्या है, नियतांक है। नियतांक यानी यही नियतांक, यानी ये 2 ओम क्या आया हमारे पास, यही प्रतिरोध है। ठीक है, यही प्रतिरोध है। तो आपके पास यहां R कितना हो गया 2 ओम। सब में देखिए R में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, R1 चाहे आपने इसमें परिवर्तन किया। ठीक है, पहले 1 वोल्ट देने पर 0.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित थी, 2 वोल्ट देने पर 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित थी, 3 वोल्ट देने पर आपके पास 1.5 एम्पियर धारा प्रवाहित हुई। लेकिन ये तब प्रवाहित हुई है जब इसकी भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं किया। ठीक है, भौतिक अवस्था में परिवर्तन करने पर इसके क्या जो प्रतिरोध है उसमें क्या हो जाएगा,
अंतर आ जाएगा। ठीक है, उसको नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे क्या अंतर आएगा। ठीक है, लंबाई बढ़ने पर प्रतिरोध बढ़ेगा या घटेगा। ठीक है, क्षेत्रफल बढ़ने पर प्रतिरोध घटेगा या बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ने पर प्रतिरोध घटेगा या बढ़ेगा, वो बात की बात है। यहां यह है कि कोई परिवर्तन नहीं किया। ठीक है, उम्मीद करता हूं ओम का नियम समझ में आ गया होगा। ठीक है, जो ये नियतांक है ये किसके बराबर है, प्रतिरोध के बराबर। इसी को हम कहेंगे प्रतिरोध। किसका प्रतिरोध, जिस चीज का चालक बना होगा। ठीक है, चालक का प्रतिरोध कहें या हम कहें चालक के पदार्थ का प्रतिरोध। चालक किस पदार्थ का बना है। चलिए अब बात करते हैं V और I के बीच ग्राफ कैसा बनेगा। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब देखिए ग्राफ की बात करते हैं V और I के बीच में। ओम के नियम का अगर पालन कर रहे हैं, चलिए ये आप V है, यहां की ओर विभवांतर है और यहां की ओर धारा है। अब देखिए, चलिए जो मैंने उदाहरण लिया था उसी में मान लेते हैं। हमने पहला लिया था 1 वोल्ट में धारा कितनी हुई थी, इतना एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही थी। यानी देखिए हमारे पास R1 कितना आ रहा था, आपके पास 1/0.5, यानी आपके पास यानी आ रहा था आपके पास 2 O। अब हमने दूसरा माना था 2 वोल्ट में हमने कितना धारा प्रवाहित हुई, 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हुई। तब R2 हमारे पास कितना आ रहा था, R2 आ रहा था हमारे पास 2/1 यानी 2 ओम। अब तीसरा हमने माना था बच्चे 3 वोल्ट में। 3 वोल्ट में हमारे पास धारा कितनी, 1.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित हुई। तो R3 हमारे पास कितना आया बच्चे, देखिए तो ये भी हमारे पास आया 3/1.5, यानी आपके पास आ रहा था 2 ओम। अगला एक और मान लेते हैं। अब देखिए 4 वोल्ट में धारा आपके पास प्रवाहित हुई 2 एम्पियर की, तो आपके पास R4 ये कितना आएगा आपके पास, R4 आपके पास आएगा 4/2 यानी 2 ओम। अब यहां को मैं देखिए 1 वोल्ट, ये 2 वोल्ट, 1 2 3 4। ठीक है, यहां आपके पास आ रहा है 0.5 1 एम्पियर, फिर आपके पास 1.5 एम्पियर, फिर आपके पास कितना 2 एम्पियर, 2 एम्पियर। इसको देखिएगा, जब 1 वोल्ट था तो धारा कितनी थी, देखिए धारा थी तब आपके पास ये देखिए 0.5 एम्पियर। जब 2 वोल्ट था तब आपके पास धारा कितनी थी, 2 वोल्ट नहीं, जब 2 वोल्ट था धारा कितनी थी, 1 एम्पियर। तो इस तरीके से देखिए, इसी तरीके से आप करेंगे आप, तो पहला आपके पास कहां आ रहा था, यहां देखिए, और फिर आपके पास ऐसे, अगर 3 वोल्ट है तो धारा आपके पास कितनी है 1.5 एम्पियर, और फिर आपके पास देखिए 4 वोल्ट है तो धारा कितनी है आपके पास 2 एम्पियर। अगर ये हम मिलाए हैं तो हमारे पास ग्राफ बनेगा ऐसे, बिल्कुल सीधा ऐसे करके। ठीक है, चल ये आप, इसका मतलब ये हुआ V तथा I के बीच ग्राफ जो बनता है, तथा I के बीच जो ग्राफ बनेगा, ग्राफ कैसा होता है, सरल रेखीय होता है, एक सीधी रेखा में होता है। ग्राफ सरल रेखीय होता है। ओम का नियम आपके समझ में आ गया। अब हम करते हैं ओमीय परिपथ क्या होते हैं और अनओमीय परिपथ क्या होते हैं।
चलिए पहले ओमी तथा अनोमी परिपथ, ओमीय तथा अनओमीय परिपथ, ओमीय परिपथ। यानी ओमीय तथा अनओमीय परिपथ में क्या अंतर है, ठीक है। किसे ओमीय परिपथ कहेंगे, किसे अनओमीय परिपथ कहेंगे। चलिए पहले हम डिस्कस करते हैं ओमीय परिपथ, ओमीय परिपथ यानी ऐसे परिपथ जो ओम के नियमों का पूर्णतः पालन करते हैं, ओमीय परिपथ कहलाते हैं। अब ओम के नियम का पूर्णतः पालन करने का मतलब है V/I बराबर क्या, नियतांक, या दूसरे शब्दों में कहें V/I बराबर क्या आपके पास R। यानी एक बार फिर सुनिए, वे परिपथ, वे सर्किट जो ओम के नियम का पालन करते हैं। ओम का नियम है क्या, V/I इक्वल टू नियतांक, यानी V/I इक्वल टू R। यानी किसी चालक तार के सिरों पर लगाए गए विभवांतर V तथा उसमें प्रवाहित संगत धारा I का अनुपात हमेशा क्या रहे, अगर नियत रहे तो ऐसे परिपथ को क्या कहते हैं, ओमीय परिपथ कहते हैं। अब इस परिपथ में V और I के बीच खींचा गया ग्राफ क्या होगा, एक सरल रेखीय होगा। देखिए अब देखिए यहां V और I के बीच खींचा हुआ ग्राफ, क्योंकि ओम के नियम का पालन कर रहे हैं, ठीक है। V और I ओम के नियम का पालन कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या, V और I के बीच जो ग्राफ खींचेंगे इसी को हम क्या कहते हैं, क्या होता है, ये सरल रेखीय होता है। V और I के बीच जो ग्राफ खींचेंगे वो सरल रेखीय होता है। ये ग्राफ दिखाता किसको है, हमें मालूम है, ये ग्राफ दिखाता है प्रतिरोध को, यानी यह प्रतिरोध कहलाता रेखीय प्रतिरोध। क्लियर है। यानी बहुत सरल सा, ओम आपके पास ओमीय आपके पास परिपथ कहने का मतलब है वे परिपथ जो ओम के नियम का पालन करते। कोई कह दे कि ओम का नियम है क्या, V/I इक्वल टू नियतांक, यानी उसके अगर भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है, V और I का अनुपात हमेशा क्या रहेगा, एक जैसा रहेगा। V/I बराबर या तो 10 रहेगा, फिर आपने विभव बढ़ा दिया, फिर धारा बढ़ गई, फिर भी V/I इक्वल टू आपके पास क्या 10 ही रहना है, यानी एक जैसा रहना। इससे पहले हमने डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो V और I के बीच ग्राफ जो होगा वो कैसा होगा, एक सरल रेखीय ग्राफ होगा। उदाहरण के तौर पर कभी पूछ लेता है कि ओमी परिपथ के उदाहरण, जैसे ओमी परिपथ में क्या, जैसे धातु चालक। अब धातु चालक में क्या आएंगे, आपको मालूम है चांदी, ठीक है। धातु चालक यानी या तो आप लिख दें खाली धातु चालक, सभी आ जाएंगे। आपसे पूछ दे कोई 2 उदाहरण बताइए, 3 उदाहरण बताइए, धातु चालक में क्या क्या आएंगे, आप जितने भी धातु हैं, ठीक है। चांदी, चांदी ओम के नियम का पालन करता है, सबसे बड़ा सुचालक भी है, ठीक है, सबसे ज्यादा सुचालक है चांदी। और उसके बाद कॉपर, एल्यूमिनियम, ठीक है, लोहा, कुछ भी लिखे, लोहा, कॉपर यानी तांबा, तांबा, ठीक है, एल्यूमिनियम, आदि, ये सब ओम के नियम का पालन करते हैं, ठीक है। ये सब ओमी परिपथ कहलाएंगे। अगर चांदी पे आपके पास क्या धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक है, इसके विभवांतर लगाने पर तो ये ओम के नियम का अवश्य पालन करेगा। और ऐसे तांबे पे, ऐसे लोहे में, ऐसे एल्यूमिनियम में, और भी जो आपके पास क्या है धातु चालक है, तो ये कहलाएंगे सीधे ओमीय परिपथ, ठीक है। आपके इजीली समझ में आ गया। यानी ओमीय परिपथ में हमने 2-3 चीजें ध्यान में रखनी है। क्या, एक तो वो ओम के नियम का पालन करते। ओम के नियम का पालन करने का मतलब क्या होता है, V/I इक्वल टू नियतांक, यानी चालक तार के सिरों पर लगाया गया विभवांतर, उसमें प्रवाहित धारा I का अनुपात हमेशा क्या रहेगा, नियत रहेगा। यानी नियत रहेगा का मतलब क्या, प्रतिरोध हमेशा क्या रहेगा, एक जैसा रहेगा, R, ठीक है, क्लियर है। और V और I के बीच आपके पास जो ग्राफ खींचा गया, यह ग्राफ क्या होगा, एक सरल रेखीय होगा। V और I के बीच खींचा गया ग्राफ क्या होगा, सरल रेखीय होगा। और उदाहरण क्या है, चांदी, लोहा, तांबा, एल्यूमिनियम, यानी आपके पास धातु चालक।
अब बात करते हैं अनोमीय परिपथ। अनोमीय परिपथ, अनओमीय परिपथ। अब अनओमीय परिपथ क्या है? ठीक इसका उल्टा, यानी वे परिपथ जो ओम के नियमों का पालन नहीं करते हैं। ओम के नियमों का पालन नहीं करने का मतलब क्या हुआ? V अपॉन आई डज नॉट इक्वल टू कांस्टेंट, यानी V अपॉन आई का आपके पास अनुपात जो है वो, यानी V अपॉन आई बराबर क्या है? आपके पास नियतांक नहीं रहेगा, यानी वहां यहां प्रतिरोध क्या होगा? चेंज होते रहेगा। पहले प्रतिरोध था माना 10 ओम, अब थोड़ी देर में प्रतिरोध हो जा रहा है 20 ओम, फिर प्रतिरोध हो जा रहा है 30 ओम, यानी प्रतिरोध अगर लगातार बदलता रह रहा है, यानी V अपॉन आई जो है वह नियतांक नहीं है, तो यह कहेंगे कि हम ओम के नियम का पालन नहीं करता है। ठीक है, वे परिपथ जो ओम के नियम का पालन नहीं करते हैं, अर्थात V अपॉन आई डज नॉट इक्वल टू नियतांक यानी कांस्टेंट, नियतांक यानी V अपॉन आई डज नॉट इक्वल टू R। इसमें R एक जैसा नहीं रहेगा। इसको थोड़ा सा समझिए। पहले 1 वोल्ट में माना 0.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित हुई, 2 वोल्ट में आपके पास कितनी धारा प्रवाहित हुई? मान के चलिए 1.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित हुई। 3 वोल्ट पे आप मान के चलिए 3 वोल्ट प्रवाहित होने पर इसमें धारा प्रवाहित हुई 3 एम्पियर की धारा प्रवाहित हुई। अब अगर यहां R की बात करें, R परिवर्तनशील होगा। ठीक है, R क्या है? R बराबर V अपॉन आई, V की जगह ये, I की जगह ये। ठीक है, तो 2 ओम आ गया। अब यहां देखेंगे R, यहां R क्या है? परिवर्तनशील है। देखिए 2 अपॉन 1.5, ठीक है, यानी 20 अपॉन 15। अब ठीक है, अब देखिए 5 से 5 को 20, 5 15, यानी 4/3, यानी 1 आपके पास 33। ठीक है, लगभग इतना ओम आ रहा है। देखिए परिवर्तन होने लग गया। अब यहां देखिए R3 में देखिए 3/3 यानी 1 ओम। अब यहां देखिए ये सब में परिवर्तन देखिए R1 R2 R3, इसका मतलब ये क्या कर रहा है? ओम के नियम का पालन नहीं कर रहा, क्योंकि ओम के नियम का अगर यदि ये पालन करता तो ये 2 है तो ये भी 2 होता, ये भी 2 होता, ये 3 है तो ये भी 3 होता, ये भी 3 होता, ये भी 3 होता। तो ओम के नियम का पालन नहीं करते, हम नहीं करता है जो परिपथ। ठीक है, तो उसी को हम क्या कहेंगे? अनोमीय परिपथ कहेंगे। यानी V अपॉन आई डज नॉट इक्वल टू R, V अपॉन आई का अनुपात कभी भी नियतांक नहीं रहेगा। ठीक है, तो ऐसे आपके पास अब ऐसे परिपथों के लिए V और I के बीच जो ग्राफ है वो सरल रेखीय नहीं होता है। ऐसे परिपथों के लिए यानी अनोमीय परिपथों के लिए V और I, चलिए V और I के बीच जो ग्राफ है वो सरल रेखीय नहीं होता है। ठीक है, कैसे भी हो सकता है, ऐसा हो सकता है और दूसरे टाइप का हो सकता है, लेकिन सरल रेखीय नहीं होगा। ठीक है, अब इसके उदाहरण क्या है? उदाहरण की बात करते हैं। चलिए, यह आपके पास अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब यहां यह आपके पास R क्या है? परिवर्तनशील है। इसको कहते हैं गत्यात्मक प्रतिरोध। ठीक है, चलिए, हाँ, इसके उदाहरण जैसे हैं टॉर्च का बल्ब, ठीक है, और ये विद्युत बल्ब जो हमारे घरों पे लगा रहता है। उदाहरण, टॉर्च का बल्ब, विद्युत बल्ब, डायोड, डायोड वाल्व, ट्रायोड वाल्व। आदि। ठीक है, टॉर्च का बल्ब, ये इसके उदाहरण है। ठीक है, अनोमीय परिपथ यानी जो ओम के नियमों का पालन नहीं करते। ठीक है,
अब देखिए आपके समझ में आ गया ओमी और अनोमी, बहुत सरल सा एक टॉपिक था। ठीक है, अब बात करते हैं हम अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम का सत्यापन। यानी ओम के नियम का सत्यापन कहने का मतलब V अपॉन आई इक्वल टू हमने क्या सिद्ध करना है, नियतांक सिद्ध करना है। माना कोई आप कोई चालक तार है, ठीक है, चलिए ऐसे मान लेते हैं ये कोई चालक तार है, इसकी लंबाई L है, इसके सिरों पर जो विभवांतर स्थापित किया गया है, ये आप समझने के लिए V विभवांतर स्थापित किया गया है। ठीक है, और इसकी लंबाई आपके पास क्या है, L है। इसके अंदर प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र के आपके वैद्युत क्षेत्र इसका कहाँ होगा, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर। ठीक है, ये वैद्युत क्षेत्र है। अब धारा इसमें I धारा प्रवाहित हो रही है, तो I धारा यहाँ की ओर प्रवाहित होगी और इसके इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो यहाँ की ओर आ रहे होंगे। ठीक है, तो तब धारा यहाँ की ओर प्रवाहित हो रही। तो देखिए अनुगमन वेग के आधार पर, अनुगमन वेग के आधार पर, वेग के आधार पर ओम के नियम का सत्यापन, ओम के नियम का सत्यापन। अब देखिए अनुगमन वेग, इसी को कभी कभी अपवाह वेग भी कहते थे, अपवाह। ठीक है, इसी को अनुगमन वेग को, इसलिए कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अपवाह, अपवाह वेग या अनुगमन वेग, बात एक ही है। ठीक है, अब देखिए बच्चों हमें ज्ञात है, क्या ज्ञात है हमें ज्ञात है क्या, अनुगमन वेग देखिए वी डी बराबर ई वी टाउ अपॉन एम एल, ई वी टाउ अपॉन एम एल। ये कहां से हमने, अनुगमन वेग तथा विभवांतर में संबंध वाले से। ठीक है, आप पीछे के जिसने लेक्चर नहीं, आप पीछे के नहीं देखे हैं वो पीछे के देख लें। ये हमारे पास हम सिद्ध कर चुके हैं, यानी अनुगमन वेग वी डी बराबर ई वी टाउ अपॉन एम एल। ठीक है, अब ई क्या है हमारे पास, इलेक्ट्रॉन का चार्ज, वी क्या है चालक तार का विभवांतर, टाउ क्या है श्रांतिकाल, एम क्या है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, एल क्या है लेंथ ऑफ कंडक्टर यानी चालक की लंबाई। एक और हम, ये पहला, एक और हम सिद्ध कर चुके हैं, आई बराबर एन ई ए वी डी। ये हमने सिद्ध किया है, ये वाला रिलेशन हमने पता किया कहां से, धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध से। अब यहां से देखिए वीडी की जगह यहां से वैल्यू रख देता हूं बच्चे, बहुत सरल सा है। समीकरण 1 से वीडी का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर रखिए I बराबर एन ई ए, वीडी की जगह रखिए ई वी टाउ अपॉन एम एल। क्लियर हो गया। I बराबर देखिए एन ई स्क्वायर, ई और ई स्क्वायर ए टाउ वी अपॉन एम एल। अब देखिए I को मैं यहां लाता हूं, एम एल को यहां ले जाता हूं, तो एम एल बराबर एन ई स्क्वायर ए टाउ वी अपॉन आई। अब देखिए एम अपॉन इतना जो पूरा उठा के मैं इसके बट्टे में लाता हूं, एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर ए टाउ बराबर यहां क्या बचेगा, वी अपॉन आई। लेकिन हमारे पास वी अपॉन आई बराबर तो क्या होता है, आर, तो v अपॉन आई बराबर क्या, आर। अब यहां r की जगह क्या वैल्यू आएगी, ये, यानी v अपॉन आई बराबर हमारे पास होता क्या है, r। इसका मतलब जो r का मान है वो इसके बराबर है, जहां r बराबर एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर ए टाउ, एन ई स्क्वायर ए टाउ। अब यहां से आपके पास ये अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम का सत्यापन भी हो गया। ठीक है, बहुत सरल सा था।
ठीक है। अब आप, उम्मीद करता हूं आपको बड़े अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर आपको वीडियो समझ में आ रहे हैं तो कमेंट जरूर करिए, ठीक है। अगर आपको अच्छे लग रहे हैं तो अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिए, ठीक है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।